जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग के इतिहास यानी कि बिहार स्पेशल का जो सीरीज चल रहा था हम लोग का, जिसमें से हम लोग पहला पार्ट ज्योग्राफी कवर कर चुके हैं लोग, और आज की वीडियो में हम लोग इतिहास कवर करेंगे लोग। और यह वीडियो एक ही फॉर्मेट में यानी कि मास्टर वीडियो के फॉर्मेट में अपलोड किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लोग, जिसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर यानी कि महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो पावापुरी में। इन्हें मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म के प्रवर्तक के महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान यानी कि निर्वाण पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्वी पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह जो स्थल है यह किसके लिए प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो जैनियों के लिए। पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। जो पावापुरी है वह बिहार के नालंदा से कितने किलोमीटर दूर स्थित है? तो 25 किलोमीटर दूर स्थित है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के कहाँ पे? तो पावापुरी में कार्तिक कृष्ण ने अमावस को निर्वाण यानी कि मोक्ष प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? तो यह एक प्रकार की कढ़ाई है। जो सुजनी क्या होती है? तो यह एक प्रकार की कढ़ाई होती है। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में देखा जाए तो सुजनी एक प्रकार की कढ़ाई है जिसको जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। यानी कि कढ़ाई जो सुजनी है इसे जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। सुजनी कढ़ाई को सुजानी के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो सुजानी के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के बिहार में भूसरा गांव से उत्पन्न कढ़ाई का एक रूप है। यह किस गांव से उत्पन्न हुआ है? तो भूसरा गांव से यह उत्पन्न हुआ है। ध्यातव्य है कि इसे प्राचीन काल में रजाई बनाने का एक रूप माना जाता था, जिसमें पुरानी साड़ियों और धोतियों को रचनात्मक कैनवास के रूप में उपयोग किया जाता था। इसमें कपड़े को 2 या 3 बार मोड़ा जाता था और फिर उनमें नयापन लाने के लिए उपयोग किए गए कपड़ों पर सरल टांके लगाए जाते थे। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखते हैं लोग कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शासक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था दफन है। यानी कि यूसुफ शासक कहाँ दफन किए गए हैं? तो इन्हें नालंदा में दफन किया गया है। कहाँ पे इन्हें दफन किया गया है? तो नालंदा में दफन किया गया है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शासक जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था। यानी कि यूसुफ शासक को किसके द्वारा निर्वासित किया गया था? तो अकबर के द्वारा निर्वासित किया गया था। यूसुफ शासक की मृत्यु 1592 ईस्वी में निर्वासन के दौरान हुई, जिसे नालंदा यानी कि नालंदा कहाँ पे? तो यह बिहार में दफनाया गया। कहाँ पे? नालंदा में ही दफनाया गया था। वर्ष 1632। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बिहार के पटना शहर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यत्र 1632 में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हो सका है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निरंतर यह प्रश्न पूछा जाता है और इसका उत्तर 1632 मानता है। यानी कि बीपीएससी इस क्वेश्चन का उत्तर क्या मानता है? 1632 में मानता है। कुछ अप्रमाणित स्रोत में यह प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की। इनकी रुचि सूती वस्त्र यानी कि डचों की रुचि किसमें थी? तो सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार में थे। यानी कि इन सबसे व्यापार करने में डचों की रुचि होती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, यह जो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। उस पत्रिका का नाम क्या था? तो उस पत्रिका का नाम क्या था? हुंकार था। स्वामी सहजानंद सरस्वती के जीवन काल की बात किया जाए तो इनका जन्म 1889 में हुआ था और मृत्यु की बात किया जाए तो 1950 में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुआ था? 1950 में। स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। वे एक बुद्धिजीवी, लेखक, समाज सुधारक, इतिहासकार एवं किसान नेता थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती आदि शंकराचार्य संप्रदाय के दशनामी सन्यासी अखाड़े के दंडी सन्यासी थे। जो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे वह आदि शंकराचार्य संप्रदाय के दशनामी सन्यासी अखाड़े के दंडी सन्यासी थे। स्वामी ने हुंकार नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। यह पत्रिका का नाम क्या था? तो हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देसेर कथा पुस्तक किसने लिखी है। देसेर कथा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो शाखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा। किसके द्वारा, शाखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा देसेर कथा पुस्तक लिखी गई है। देसेर कथा देश की बात के महान क्रांतिकारी चिंतक एवं लेखक शाखाराम गणेश देवस्कर, इनका नाम क्या है, तो शाखाराम गणेश देवस्कर द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त बांग्ला पुस्तक है। यह किस भाषा में, तो यह बांग्ला पुस्तक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1904 में किया गया था। इस पुस्तक का प्रकाशन कब किया गया था, तो 1904 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे और किस संदर्भ में पूछ रहा है, तो बिहार के संदर्भ में मुरली मोहन प्रसाद इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार के संदर्भ में मुरली मोहन प्रसाद के द्वारा सर्चलाइट समाचार पत्र का संपादन किया गया था। बिहार में सर्चलाइट समाचार का प्रकाशन वर्ष 1918 में सैयद हैदर हुसैन के द्वारा शुरू किया गया। सर्चलाइट सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी समाचार पत्र था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो सर्चलाइट है वह किस भाषा में प्रकाशित होता था, तो यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। मुरली मनोहर प्रसाद बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक थे। आयोग ने त्रुटिवश मनोहर को मोहन लिखा है, यानी कि यहाँ पे ऊपर क्या लिखा गया है, तो मनोहर लिखा गया है। नोट पॉइंट देखते हैं लोग कि प्रारंभिक उत्तर कुंजी में बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर क्या माना, विकल्प ई माना। 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ, तो श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। श्री दीप नारायण सिंह के विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ। यह कहाँ पे हुआ था, तो भागलपुर में संपन्न हुआ था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अधिवेशन में जी के गोखले की विशेष उपस्थिति थी, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था, तो 1921 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1921 ईस्वी में। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन वर्ष 1921 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की। अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। पटना में किसके द्वारा की गई थी, तो सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी 1913 में पटना में। क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए सचिंद्रनाथ सन्याल ने वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। इस समिति का उद्देश्य संगठित हिंसात्मक साधनों द्वारा अंग्रेजी शासन को नष्ट करके स्वतंत्रता प्राप्त करना था। इसका उद्देश्य क्या था, तो स्वतंत्रता प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था, तो यह किसके द्वारा किया गया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किया गया था, किसके द्वारा, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन नवंबर 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती, किसके द्वारा, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने सोनपुर मेले के दौरान किया था। किस मेले के दौरान किया गया था, तो सोनपुर मेले के दौरान इसका गठन किया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती को अध्यक्ष तथा श्री कृष्ण को सचिव बनाया गया था। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि सचिव किसे बनाया गया था, तो श्री कृष्ण सिंह को सचिव बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम में रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे। यह पुस्तक है महात्मा गांधी एंड बिहार। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन थे इस पुस्तक के लेखक, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। महात्मा गांधी एंड बिहार सम में रेमिनिसेंस के लेखक भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है, तो पादरी की हवेली जो है वह बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है। पादरी की हवेली जिसे सेंट मैरी चर्च के नाम से भी जाना जाता है। जो यह हवेली है इसे किस नाम से और जाना जाता है, तो सेंट मैरी चर्च के नाम से भी जाना जाता है। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है, जो यह पादरी की हवेली है वह क्या है, तो बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है। इसका निर्माण 1713 ईस्वी में पटना में किया गया था। इसका निर्माण कब किया गया था, पादरी की हवेली का, तो 1713 ईस्वी में, और कहाँ पे किया गया था, तो पटना में किया गया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेघालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? तो कैमूर का दौरा किया था। किससे? यह करंट का क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि उस समय अगर कैमूर चर्चा में बना रहा होगा 2019 में, तो उस हिसाब से यह क्वेश्चन पूछा गया है। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक के स्थान यानी कि मेगालिथिक साइट्स के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों के दल ने कैमूर जिले का दौरा किया। नवंबर 2018 में खोजकर्ताओं ने खोज के बाद यह संकेत दिया था कि बिहार भी एक महापाषाणिक के सांस्कृतिक स्थल वाला राज्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था नेतृत्व? तो स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विद्यानंद, यानी कि ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे। जो स्वामी विद्यानंद थे वह क्या थे? तो यह बिहार के किसान नेता थे। असहयोग आंदोलन 1920-22, असहयोग आंदोलन कब से कब तक हुआ था? तो 1920 से लेकर 1922 तक हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। किसके द्वारा किया गया था? बिहार में कृषकों का नेतृत्व तो स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। विशेषकर उत्तर बिहार में कई जिलों में, खासकर राज्य के दरभंगा के इलाकों में स्वामी विद्यानंद रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में वर्ष 1922-23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। बिहार में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। परंतु किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ तब आया जब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना की। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने औपचारिक ढंग से किसान सभा की स्थापना कब की थी? तो 4 मार्च 1928 को। वर्ष 1930 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और इसके प्रथम अध्यक्ष बने। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? अगला क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अभी ऊपर हम लोग व्याख्या इसका देखे भी है लो। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई थी। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई थी। सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार बिहार के गांवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला था। ये भी किसान ही नेता थे और इनका सहयोग किसे मिला था? तो यानी कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का सहयोग इनके द्वारा मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो जो स्वामी विद्यानंद थे वह क्या थे? तो बिहार के किसान नेता थे। और स्वामी सहजानंद सरस्वती भी बिहार के किसान नेता थे। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे यह कहाँ से संबंधित थे? यह गुजरात से संबंधित थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस राज्य से संबंधित थे? तो गुजरात राज्य से संबंधित थे। बिहार किसान आंदोलन के प्रमुख नेताओं में स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी विद्यानंद, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा और राहुल सांकृत्यायन प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ था? तो 1929 में किया गया था। बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ था? तो 1929 में। बिहार में किसानों को संगठित करने और उनकी कठिनाइयों का निदान करने के उद्देश्य से नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। प्रांतीय सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती बने थे। और यही प्रांतीय सभा को ऊपर क्या पूछा है? तो इंग्लिश में पूछा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो इसका गठन श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन यानी कि कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। CR दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने थे। बिहार में स्वराज दल
ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ, जिसके नेता श्री कृष्ण सिंह बनाए गए। इसके नेता किसके द्वारा बनाया गया था, किसे बनाया गया था, तो श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था, तो पटना में रखा गया था। कहाँ पे, पटना में रखा गया था। और कहाँ पे, तो बांकीपुर में। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था, तो बांकीपुर में इसका आयोजन किया गया था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1912, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, वर्ष 1912 में पटना के बांकीपुर में आयोजित किया गया था। कहाँ पे किया गया था, तो बांकीपुर में आयोजित किया गया था। यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो बिहार में पहला अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था, तो वह कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, तो 27वां क्रम का अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो रघुनाथ नरसिंह मधुलकर के द्वारा, यानी कि RN मधुलकर के द्वारा। शॉर्ट नाम में आता है कि RN मधुलकर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इस अधिवेशन के महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे तथा मौलाना मजहरुल हक स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना मजहरुल हक के स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी, तो 1931 में इसका गठन किया गया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन वर्ष 1931 ईस्वी में किया गया था। वर्ष 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल संकृत्यायन तथा अंबिका सिन्हा द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक समूह बनाया गया। अन्य सदस्यों में राम वृक्ष बेनीप्योरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह आदि थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया, तो फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। किसके द्वारा, फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो वर्ष 1931 ईस्वी में इस पार्टी का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि 1931 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। जो 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, उसके सचिव किसे बनाया गया था, तो जयप्रकाश नारायण को इसका सचिव बनाया गया था। वर्ष 1931 में गठित थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार समाजवादी पार्टी यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1931 का गठन किन्होंने किया था। बिहार समाजवादी पार्टी की गठन किसके द्वारा किया गया था, तो फूलचंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद के द्वारा फूलन प्रसाद वर्मा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन वर्ष 1931 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था, तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा इससे पार्टी का गठन किया गया था। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो लोकनायक। जयप्रकाश नारायण को किस और अन्य नाम से जाना जाता है, तो इन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। वर्ष 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया, यानी कि इन्हें 1999 ईस्वी में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। और यह जो भारत रत्न है यह कब दिया गया था, तो मरणोपरांत दिया गया, यानी कि इनके मरने के बाद यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि बिहार से रसीम कुमारी एक हैं, ये भी करंट का क्वेश्चन है। बिहार से रसीम कुमारी एक हैं, तो यह क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। जो रसीम कुमारी है वह क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। और यह 22 का करंट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। बिहार की रसीम कुमारी एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कैरम खिलाड़ी हैं। यह कौन सी खिलाड़ी हैं, तो कैरम खिलाड़ी हैं। वह दूसरी, तीसरी और पाँचवीं एशियाई कैरम चैंपियन, चौथी विश्व कप कैरम चैंपियनशिप 1999 में, प्रथम मलेशिया ओपन इत्यादि प्रतियोगिताओं की विजेता रही है। यानी कि बहुत सारी प्रतियोगिता कैरम की जीती हैं, जैसे दूसरी, तीसरी और पाँचवीं एशियाई कैरम चैंपियनशिप और चौथी विश्व कप कैरम चैंपियनशिप और 1999 में प्रथम मलेशिया ओपन इत्यादि प्रतियोगिता को जीत चुकी हैं।
अगला क्वेश्चन है कि इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे। कौन थे, सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे, यानी कि आज़ादी के पहले की बात कर रहा है। सर जेम्स डेविड शिफ्टन 11 जनवरी 1935 से लेकर 10 मार्च 1937 तक बिहार और उड़ीसा के राज्यपाल रहे और फिर 1 अप्रैल 1936 से 10 मार्च 1937 तक बिहार के राज्यपाल रहे। उड़ीसा प्रांत के विभाजन के बाद वे बिहार के पहले राज्यपाल थे, यानी कि उड़ीसा का जब विभाजन हो गया, बिहार से अलग हो गया, तो वह बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे। उनके बाद मार्च 1937 को सर मॉरिस गार्नियर हैलेट, यानी कि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि सर जेम्स डेविड शिफ्टन के बाद बिहार के राज्यपाल कौन बने थे, तो सर मॉरिस गार्नियर हैलेट बिहार के राज्यपाल बने। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनकी मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, यानी कि जो ये कुमुदलाल गांगुली है, इन्हें मंच का नाम क्या है, तो अशोक कुमार के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था। यानी कि कुमुदलाल गांगुली का जन्म किस बिहार के शहर में हुआ था, तो इनका जन्म भागलपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, भागलपुर में हुआ था। अभिनेता कुमुदलाल गांगुली यानी इन्हें अशोक कुमार के नाम से भी जाना जाता है। अशोक कुमार का जन्म 13 अक्टूबर 1911 को बिहार के भागलपुर में हुआ था। इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 2001 को मुंबई में हुई थी। कहाँ पे हुई थी इनकी मृत्यु, तो मुंबई में हुई थी। और कब हुई थी, तो 2001 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये भी करंट का क्वेश्चन है कि बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक के में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। यह 2022 का करंट रिलेटेड क्वेश्चन है, इसे स्किप करेंगे लोग। 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स का आयोजन 1 मई से लेकर 15 मई 2022 के मध्य ब्राजील में किया गया। कहाँ पे किया गया इसका आयोजन, तो इसका आयोजन ब्राजील में किया गया। बिहार के ऋतिक आनंद ने बैडमिंटन की टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन है कि बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन ये 4 में से उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो सकता है। व्याख्या देखते हैं कि क्या दिया गया है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष यानी कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, और जो पहले अध्यक्ष थे वह अस्थायी रूप से थे। किस रूप से थे, अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा थे। और यह कहाँ से रिलेटेड थे, तो यह बिहार के थे। जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वह कहाँ के थे, तो बिहार के थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। बिहार से संविधान सभा के लिए 36 सदस्य चुने गए थे, जिसमें से अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्यामानंदन सहाय, सच्चिदानंद सिन्हा इत्यादि प्रमुख थे। यानी कि ये लोग जो थे यह कहाँ से रिलेटेड थे, तो यह बिहार से संबंध रखते थे। अगला क्वेश्चन है कि 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड का आरंभ किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आरंभ बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था। बिहार हेराल्ड का आरंभ बाबू गुरु प्रसाद सेन ने 1872 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम अंग्रेजी अखबार, यह जो अखबार है द बिहार हेराल्ड, यह किस भाषा में प्रकाशित होता था, तो अंग्रेजी भाषा में। बिहार की सर्वप्रथम, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि बिहार की सर्वप्रथम अंग्रेजी अखबार दी बिहार हेराल्ड को प्रकाशित किया था। और किसने प्रकाशित किया था, तो बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा 1872 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था, तो मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया था। बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम बिहार मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस से, यानी कि 1/4/1937 से लेकर 19 तक इन्होंने किया था इसका नेतृत्व। इसके बाद श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल का नेतृत्व 20/7/1937 से लेकर 31/10/1939 तक किया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। किसे माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना है, क्योंकि सर्वप्रथम उसने भारत परिषद एक्ट 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की थी। राजेंद्र प्रसाद के अनुसार भारत में सांप्रदायिकता पृथक चुनाव इकाइयों और विशेष सुविधाओं के कारण बढ़ी। पृथक निर्वाचन इकाइयों ने सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया। तो इसका नामकरण कब किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर होगा। गांधी मैदान बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक ऐतिहासिक के मैदान है। वर्ष 1948 से पूर्व यानी कि 1948 से पहले इसका नाम पटना लॉन था। भारत का पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के बाद महात्मा गांधी की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित हुई। यहाँ स्मारक के तौर पर महात्मा गांधी की सबसे ऊंची यानी कि 70 मीटर प्रतिमा वर्ष 2013 में स्थापित की गई। ज्ञातव्य है कि महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के पश्चात पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान किया गया था। अतः प्रश्न का उत्तर ई होना चाहिए, जबकि आयोग ने उत्तर डी दिया था। क्या दिया था? इसका उत्तर डी दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी? तो 55 थी। यह आंकड़ा कब दिया गया है? तो 1955 के हिसाब से दिया गया है। वर्ष 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या 55 थी। 15 नवंबर 2000 को 18 जिलों के साथ झारखंड राज्य के निर्माण के साथ ही बिहार में 37 जिले शेष बचे हैं। कितने जिले शेष बचे? तो 37 जिले अभी। और वर्तमान की बात की जाए, यानी कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो 38 हो जाएगी। ये जो है यह पुराना हिस्ट्री हो जाएगा, यानी कि 38 जिलों की कहानी हो जाएगा। और ये जो है ये इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में बिहार में कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो यानी कि पटना को प्रांतीय राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था? तो शेर शाह सूरी के द्वारा पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। तारीख़ दाऊदी, यह क्या है? तो पुस्तक का नाम है। तारीख़ दाऊदी के विवरण के अनुसार शेर शाह ने पटना नगर के भौगोलिक एवं सामरिक महत्व को जानने के बाद 1541 ईस्वी में यहाँ एक मजबूत किले का निर्माण किया तथा इसे बिहार राज्य की राजधानी बनाया। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जिसे मगध के सम्राट अजातशत्रु ने बसाया था। पटना को किसके द्वारा बसाया गया था? तो अजातशत्रु के द्वारा बसाया गया था। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन या उदयन ने पटना को अपनी राजधानी बनाया। 3 शताब्दियों तक पाटलिपुत्र नगर 3 साम्राज्यों की राजधानी रहा। कौन कौन से साम्राज्य थे? तो मगध था, नंदवंश और मौर्य वंश। मगध साम्राज्य और नंदवंश और मौर्य वंश की राजधानी कहाँ पे रहा था? तो पटना रहा था। गौरवपूर्ण राजधानी रही। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप पे वर्ल्ड पीस स्तूप का निर्माण कराया था? तो यह जो क्वेश्चन है करेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि यह जब क्वेश्चन पूछा गया होगा तब यह चर्चा में रहा होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजगीर। इसका सही आंसर हो जाएगा राजगीर में रत्नागिरी पर्वत पर विश्व शांति स्तूप के निर्माण की योजना जापान बौद्ध संघ के अध्यक्ष भिक्षु कौन थे? तो नीचिदात्सु फूजी द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा यह स्तूप बनाई गई थी? तो नीचिदात्सु फूजी के द्वारा यह स्तूप बनाई गई थी। वर्ष 1969 में निर्मित स्तूप की ऊंचाई 120 फीट है। यहाँ जापान बौद्ध संघ के सहयोग से प्रत्येक वर्ष समारोह का आयोजन किया जाता है। यहाँ पे किसका आयोजन किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष समारोह का आयोजन किया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। वर्ष 1912 में बंगाल से अलग कर एक नए राज्य बिहार का गठन किया गया। बिहार राज्य के गठन के 4 वर्ष उपरांत 3 जनवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय का गठन किया गया। जबकि 26 फरवरी 1916, यहाँ पे 29 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 1916 होना चाहिए। 26 फरवरी
1916 को पटना उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार प्रकाशित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु आनंद पांडे थे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे थे। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था। क्या था? आनंद पांडे था। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह का समय काल की बात की जाए तो यह 1899 से लेकर 1900 ईस्वी तक चला था। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। उसका जन्म, किसका जन्म? बिरसा मुंडा का जन्म 1875 ईस्वी में उलीहातू गाँव में हुआ था। उसकी शिक्षा दीक्षा चाईबासा में हुई थी। जर्मन धर्म प्रचारकों से प्रभावित होकर वह ईसाई बन गया। बिरसा मुंडा ईसाई बन गए थे, किंतु उसकी आत्मीय पिपासा शांत ना हुई। वह अपने पूर्वजों के मौलिक के मुंडा धर्म में विश्वास करने लगा। वह हिंदू धर्म के विचारधारा से भी अत्यधिक प्रभावित हुआ और 1895 ईस्वी में उसने एक नए संप्रदाय का प्रचलन किया तथा जिसके आधार पर उसने बोंगो यानी कि देवी देवता की जगह सिंगबोगा क्या थे? तो ये एक देवता थे। सिंगबोगा की पूजा करने को कहा। लोग उसे साक्षात ईश्वर का अवतार समझने लगे। बिरसा मुंडा को लोग क्या समझने लगे? तो साक्षात ईश्वर का अवतार समझने लगे। मुंडा विद्रोह के दौरान 3 मार्च 1900 को बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया और जेल में ही हैजे की बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो हैजे की बीमारी के कारण हुई थी। और उन्हें कब पकड़ा गया था? तो 3 मार्च 1900 ईस्वी को पकड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति किस काल की है? तो यह नौपाषाणी की संस्कृति है। यह क्या है? तो नौपाषाणी की संस्कृति का उदाहरण है। बिहार के सारण जिले में, बिहार के किस जिले में? तो सारण जिले में चिरांद नामक पुरास्थल नौपाषाणी की सांस्कृतिक स्थल है। यह किस प्रकार का स्थल है? तो नौपाषाणी की संस्कृति स्थल है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। यहाँ से किसके उपकरण पाए गए हैं? तो हड्डी के उपकरण पाए गए हैं जो मुख्य रूप से हिरन के सींगों के हैं। यहाँ से जो हड्डी के उपकरण पाए गए हैं वह किसके हैं? तो हिरन के सींगों के हैं। वर्ष 1962-63 में प्रोफेसर बीके सिन्हा ने इसका उत्खनन करवाया था। किसका? तो चिरांद का उत्खनन किसके द्वारा कराया गया था? तो प्रोफेसर बीके सिन्हा के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि कुंवर सिंह जगदीशपुर कब प्रविष्ट हुए? तो 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए थे। 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को 22 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह 1000 पैदल सैनिक व कुछ घुड़सवारों के साथ जगदीशपुर पहुंचे। कहाँ पहुंचे? तो जगदीशपुर पहुंचे थे। अपनी जख्मी बाह को खुद अपनी तलवार से काटकर उन्हें गंगा को समर्पित कर दिया था। कुंवर सिंह के जगदीशपुर लौटने की खबर पाकर अंग्रेजी सेना ली ग्रांड के नेतृत्व में 22 अप्रैल 1858 की शाम को आरा से रवाना हुई। अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हजारीबाग में यह अधिवेशन हुआ था। बिहारी छात्र सम्मेलन बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन अक्टूबर 1921 में हजारीबाग में हुआ था। इसे अधिवेशन की अध्यक्षता सरला देवी ने की थी। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसे अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो सरला देवी के द्वारा इसे अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। तो कहाँ पे की गई? तो यह बिहार में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? तो बिहार में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। यानी कि जब यह क्वेश्चन पूछा गया था, यह बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, 2020 का लगभग क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं लोग कि 1904 ईस्वी में देवघर, यानी कि जब 1904 की बात की जाए तो उस समय बिहार झारखंड से, यानी कि बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था। तो 1904 ईस्वी में देवघर तत्कालीन बिहार, अब झारखंड में, यानी कि देवघर कहाँ पे? तो अभी वर्तमान की बात किया जाए तो यह झारखंड में है। और 1904 में कहाँ था? तो यह बिहार में ही था। तो झारखंड में गोल्डन लीग की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति था। इसका उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति था। भागलपुर में आंदोलन की शुरुआत 1906 ईस्वी में हुई थी। भागलपुर में इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुई थी, जहां सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अन्य समर्थकों के साथ स्वदेशवाद पर व्याख्यान दिया और इनका समर्थन किया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी। बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी, तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। बाबा ठाकुरदास के द्वारा किस सोसाइटी की स्थापना की गई थी, तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। बाबा ठाकुरदास ने वर्ष 1967 में पटना में रामकृष्ण मिशन की सोसाइटी की स्थापना की और दी मदरलैंड नामक इस समाचार पत्र का संपादन एवं प्रकाशन किया। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का संपादन एवं प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, तो बाबा ठाकुरदास के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था, यानी कि स्वतंत्रता के बाद बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था, तो जयराम दौलतराम थे। जयराम दास से दौलतराम बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास से दौलतराम थे, जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से लेकर 11 जनवरी 1948 तक रहा था। तत्पश्चात थे माधव श्री हरि अने 12 जनवरी 1948 से लेकर 14 जून 1952 तक बिहार के द्वितीय राज्यपाल थे। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि बिहार के द्वितीय राज्यपाल कौन थे, तो माधव श्री हरि अने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है। 5 पहाड़ियों से घिरा है, तो इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बिहार का राजगीर शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है। कौन सा शहर बिहार का 5 पहाड़ियों से घिरा है, तो राजगीर हो जाएगा, जिसका उल्लेख महाभारत और रामायण में भी मिलता है। राजगीर का उल्लेख महाभारत और रामायण में भी मिलता है। राजगीर की पहाड़ियाँ विश्व में प्रसिद्ध हैं। इन 5 पहाड़ियों के नाम कौन कौन से हैं, तो विपुलगिरी है, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभारगिरी। गया 3 पहाड़ियों से घिरा है। गया की बात की जाए तो कितनी पहाड़ियों से घिरा है, तो यह 3 पहाड़ियों से घिरा है। गया तीन ओर से छोटी पथरीली पहाड़ियों से घिरा है, जिनका नाम क्या है, तो मंगला गौरी, श्रृंग स्थान, रामशिला और ब्रह्मयोनि। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग 49 नंबर की, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो भागलपुर और राजमहल, वह क्षेत्र कौन सा था, तो भागलपुर और राजमहल में संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह मुख्यतः ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुआ। उनकी मुख्य शिकायतें भद्रलोक के अर्थात बंगाल और उत्तर भारत के उन संभ्रांत लोगों से थी जो उनके इलाके में आकर बस गए थे तथा उनका शोषण दोहन करते थे। अंग्रेजों से फरियाद करने पर अंग्रेज उन्हीं भद्रलोक का पक्ष लेते थे। आदिवासी अपने शोषकों को द्वीक कहते थे। क्या कहते थे, तो इन्हें द्वीक कहते थे। 1855 ईस्वी में सिद्धू और कानू, सिद्धू कहीं किसी पुस्तक में सिद्धू भी मिलता है, तो सिद्धू और कानू भाइयों के नेतृत्व में संथाल एकत्रित हुए और अपने इलाके का स्वयं शासन करने की इच्छा जाहिर की। विद्रोह प्रारंभ हुआ और व्यापक रूप धारण कर लिया। विद्रोहियों ने भागलपुर और राजमहल के बीच संचार व्यवस्था को ठप कर दिया। संपूर्ण क्षेत्र उनके शासन के अंतर्गत आ गया। उन्होंने कंपनी के शासन के अंत की घोषणा कर दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन करता है। तो सही क्रम की बात किया जाए तो सबसे पहला आपका आ जाएगा रोहिणी के बाद पटना के बाद मुजफ्फरपुर के बाद जगदीशपुर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। कंपनी सरकार कई कारणों से बिहार को महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र मानती थी। संथाल परगना जिलांतर्गत देवघर सब डिवीजन के रोहिणी नामक गांव में देसी स्थल सेना के 32वीं रेजिमेंट की एक कंपनी का मुख्यालय था। 7 से 12 जून 1857 की संध्या में पहल इसी टुकड़ी ने विद्रोह किया था। पटना में 3 जुलाई 1857 को विद्रोह हुआ था। उसके पश्चात 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में विद्रोह हुआ था तथा 26 जुलाई को कुंवर सिंह ने आरा यानी कि जगदीशपुर में विद्रोह किया था। 51 नंबर क्वेश्चन करें कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। तो बाबू कुंवर सिंह के द्वारा बिहार का नेतृत्व किया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर कहाँ पे, तो यह बिहार में है। जगदीशपुर बिहार में विद्रोह का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और
पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था। किसके द्वारा? कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था। बिहार में 1857 की क्रांति, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। 1857 में जब उन्होंने दानापुर में तैनात सिपाहियों का कमान संभाली तब वह लगभग 80 वर्ष के थे। जब वे दानापुर में तैनात सिपाहियों की कमान संभाली थी बाबू कुंवर सिंह यानी कि वीर कुंवर सिंह ने, तब उनका उम्र कितने वर्ष का था? तो 80 वर्ष के थे। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी कलकत्ता से 7 अप्रैल 1917 को प्रस्थान कर 10 अप्रैल को पटना पहुंचे। पटना गांधी जी कब पहुंचे थे? तो 10 अप्रैल को पहुंचे थे। 15 अप्रैल से गांधी जी ने किसानों से मिलना प्रारंभ किया। 15 अप्रैल से किसानों से गांधी जी ने मिलना प्रारंभ किया और उनके साथ कौन कौन से लोग थे? तो राजकुमार शुक्ल, धरणीधर, रामनवमी प्रसाद आदि प्रमुख व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो इनका संबंध किससे था? तो फिरदौसी संप्रदाय से था। इनका संबंध किस संप्रदाय से हो जाएगा? सरफुद्दीन मनेरी का तो फिरदौसी संप्रदाय से इनका संबंध हो जाएगा। सरफुद्दीन अहमद, जिनका जन्म 1262 ईस्वी में मनेर पटना में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1380 में बिहार शरीफ में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बिहार शरीफ में। फिरदौसिया सिलसिला के सूफी थे या किस सिलसिला के सूफी थे? तो फिरदौसिया सिलसिला के सूफी थे। उन्होंने सुहरवर्दी की अरबी कृति अदब उल मुर्दीन पर एक भाष्य लिखा। उनकी प्रसिद्ध कृति मकतूबात ए सदी है। इनकी प्रसिद्ध कृति की बात की जाए तो कौन सी हो जाएगी? तो मकतूबात ए सदी हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो 1733 ईस्वी में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1733 ईस्वी में अलीवर्दी को बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन ने 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खान को बिहार का नायाब सूबेदार यानी कि डिप्टी गवर्नर बनाया। बंगाल के नवाब सरफराज के समय में बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खान ने विद्रोह कर दिया और सरफराज खान को गिरिया के युद्ध में मार डाला। ये जो युद्ध है गिरिया का युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बनता है कि गिरिया का युद्ध कब हुआ था? तो यह युद्ध 1740 ईस्वी में हुआ था और किसके बीच हुआ था? तो अलीवर्दी खान और सरफराज खान के बीच हुआ था। 1740 में अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बना। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा था। तो किस लिए महत्वपूर्ण रहा था? तो व्यापार केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण रहा था और धार्मिक केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण रहा था। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर 2 और व्यापार नहीं होगा, यहाँ पे विद्या केंद्र के रूप में, यानी कि 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्यकाल में बिहार शरीफ बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। किस धर्म का? बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। उदंतपुरी का महाविहार यहाँ स्थित था। इसके साथ ही अनेक बौद्ध विहार इस क्षेत्र में स्थित थे, जिस कारण तुर्कों ने इस नगर का नाम बिहार रखा। इसके बाद इस समस्त क्षेत्र का नाम बिहार पड़ गया। बिहार शरीफ धार्मिक केंद्र के साथ साथ विद्या केंद्र के रूप में भी विकसित था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। ये पहला इंपॉर्टेंट है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल के द्वारा उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यह विश्वविद्यालय बिहार शरीफ के नज़दीक था। यह विश्वविद्यालय कहाँ था? तो यह बिहार शरीफ के नज़दीक स्थित था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था। तो किसके द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? इससे आंदोलन का नेतृत्व किया गया था तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोर लाल तथा श्री कृष्ण सहाय यानी इन चारों ने मिलकर जनवरी 1894 में पटना से बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया। महेश नारायण या बाबू महेश्वर प्रसाद इस समाचार पत्र के संपादक थे। महेश नारायण ने अपने समाचार पत्र के माध्यम से बिहार पृथक्करण की मांग रखी। किसने अपने समाचार पत्र के माध्यम से बिहार पृथक्करण की मांग रखी थी? तो महेश नारायण ने। संपूर्ण बिहार में पृथक्करण आंदोलन जोर पकड़ने लगा। महेश नारायण के देहांत के पश्चात डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस आंदोलन के अगुवा हुए।
ब्रह्मदेव नारायण अली इमाम मज़ारुल हक हसन इमाम डॉक्टर सिन्हा के साथ हो गए और वर्ष 1908-1909 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें बिहार को पृथक राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की गई, जिसे 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में स्वीकार कर लिया गया और 1 अप्रैल 1912 को यानी कि 22 मार्च 1912 को घोषित को बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित कर नवीन प्रांत का उद्घाटन हुआ, जिसकी राजधानी पटना बनी। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर नया राज्य बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि 58 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो यह 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। अप्रैल 1912 में बिहार औपचारिक तौर पर बृहत्तर बंगाल से अलग हुआ। सबसे पहले इसने बड़ी एकल संस्थागत इकाई का गठन किया। पहले काउंसिल में लेफ्टिनेंट गवर्नर का कार्यालय, जिसका सचिवालय गवर्नमेंट हाउस बाद में राजभवन में था, जो वर्ष 1920 तक चला और फिर गवर्नर की कार्यालय परिषद के तहत वर्ष 1937 में देश में विधानसभा के लिए पहले प्रांतीय चुनाव की व्यवस्था की गई। देश में विधानसभा के लिए पहले प्रांतीय चुनाव की व्यवस्था कब की गई थी? तो वर्ष 1937 में की गई थी। अंततः स्वतंत्रता के बाद के काल में राज्यपाल का कार्यालय अपने वर्तमान स्वरूप में अस्तित्व में आया। राज्यपाल की शक्ति, कार्य और संवैधानिक स्थिति को देश द्वारा अपनाए गए संविधान द्वारा परिभाषित किया गया था। 26 जनवरी 1950 को इसने खुद को संसदीय स्वरूप वाली सरकार के साथ एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया, जिसमें केंद्र में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति और राज्य या प्रांत में राज्यपाल होता है, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ परिषद के पास होती है और केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रियों की संख्या यह आज तक जारी है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप विहार और चैत्य बौद्ध और जैन मठ परिसरों का हिस्सा रहे हैं, लेकिन इनकी अधिकांश संख्या बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में स्तूप की संरचना का सबसे अच्छा उदाहरण राजस्थान के बैराट में है। कहाँ पे? तो राजस्थान के बैराट में है। यह एक बहुत ही भव्य स्तूप है, जिसमें एक गोलाकार टीला परिक्रमा पथ है। सांची का महान स्तूप अशोक के राज्यकाल में ईंटों से बनाया गया था और बाद में इसे पत्थरों में परिमार्जित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि 60 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1912 में की गई थी। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो 1912 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? यानी कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? तो 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 1936 हो जाएगा। यानी कि उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था? तो 1936 में हुआ था। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक, शिक्षाविद, अधिवक्ता एवं पत्रकार थे। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता माना जाता है। निसंदेह बिहार के बंगाल से पृथक्करण आंदोलन की वे आत्मा थे और बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन उनके अथक प्रयासों का ही प्रतिफल था। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो 1912 ईस्वी में। कब बना था? तो 1912 ईस्वी में। 22 मार्च 1912 को जारी उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा नाम से नए राज्य का गठन किया गया, जो 1 अप्रैल 1912 से प्रभावी हुआ। यह कब से प्रभावी हुआ था? तो 1 अप्रैल 1912 से प्रभावी हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा अलग थे एवं दोनों पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार बंगाल से अलग हुआ। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 1912 ईस्वी में हुआ था।
बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था, यानी कि बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था, तो 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका महत्व क्या हो जाएगा कि 1912 में बिहार की बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए 22 मार्च को ही बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था, तो 1936 ईस्वी में बना था। कब बना था, 1936 में। वर्ष 1936 तक के बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत थे। वर्ष 1936 में भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा बिहार को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया। इसी कारण प्रश्नानुसार बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर वर्ष 1936 से माना है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था, 1936 में प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था, 1936 में प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बिहार एक अलग राज्य बना था। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया, तो 1885 में इसे स्वीकार किया गया था। बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को स्वीकार किया गया। इस अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदार काश्तकार की भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को प्रख्यापित करना था। अगला क्वेश्चन है कि 72 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी, तो वर्ष 1913 में बुलाई गई थी। कब बुलाई गई थी, वर्ष 1913 में बुलाई गई थी। बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो बांकीपुर में हुई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एवं 1909 में संशोधन कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 द्वारा बिहार विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें 3 पदेन सदस्य, 21 निर्वाचित सदस्य एवं 19 मनोनीत सदस्य रखे गए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। कौन थे, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वर्ष 1920-21 तक बिहार एवं उड़ीसा के गवर्नर थे। इस पद पर नियुक्त होने वाले वे प्रथम भारतीय थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी, तो बेट थे बेगारों पर। किससे अधिनियम पर रोक लगाई थी, तो बेट बेगारों पर रोक लगाई थी छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने। वर्ष 1902 से लेकर 1910 के बीच सर्वेक्षण और भूमि प्रबंध तथा वर्ष 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने आदिवासियों के खूट कट्टी अधिकारों को मान लिया तथा बेट बेगारी या बलात्श्रम का उन्मूलन कर दिया। आदिवासियों को अपनी भूमि पर कानूनी संरक्षण मिल गया। अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था, तो 1908 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था, 1908 में पारित हुआ था। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो 38 सीटें आरक्षित है। कितनी सीटें आरक्षित है, तो 38 सीटें आरक्षित हैं। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें यानी कि सदस्य की संख्या है, जिसमें से 203 सीटें सामान्य वर्ग के लिए, 38 सीटें अनुसूचित जातियों, 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ये इंपॉर्टेंट है कि कितनी सीटें सामान्य वर्ग के लिए है, तो 203 सीटें सामान्य वर्ग के लिए और 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए है और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि बिहार में पंचायती निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था, तो 2006 में प्रदान किया गया था। कब प्रदान किया गया था, 2006 में प्रदान किया गया था। बिहार में पंचायती निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत प्रदान किया गया। यह अधिनियम 8 अप्रैल 2006
यह अधिनियम 8 अप्रैल 2006 से लागू है। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, उसके बाद प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और तीसरे स्तर पे जिला स्तर पे क्या है तो जिला परिषद है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है तो इसका अर्थ बौद्ध मठ होता है। क्या होता है? बौद्ध मठ होता है। प्राचीन संस्कृत, प्राकृत और पाली साहित्य में बिहार नाम के किसी प्रदेश का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। 12वीं सदी के अंत में उदंतपुरी के साथ इस प्रदेश के बहुसंख्यक बौद्ध विहारों के कारण इसका नाम विहार पड़ा, जो बाद में अपभ्रंश के कारण बिहार हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि 1866 में नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें तो दरभंगा और चंपारण में यह आंदोलन हुआ था। नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र कौन से थे तो दरभंगा और चंपारण था। उत्तर बिहार के नीलहे रैयतों ने अत्याचार से त्रस्त एवं अपने दुखमय जीवन से उबकर 1866 से 67 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। विद्रोह की आग पहले पहल लाल सरैया कोठी में फूटी। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि विद्रोह की पहले पहल आग कहाँ फूटी तो लाल सरैया में। वहाँ से होता हुआ यह विद्रोह चंपारण और दरभंगा में फैल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे तो यह मुरली भरवाहा गांव के निवासी थे। कहाँ पे तो मुरली भरवाहा गांव के निवासी थे। आप लोग को एक बात जान के बहुत आश्चर्य होगा, यह जो राजकुमार शुक्ल है यानी कि इनका जो गांव है मुरली भरवाहा, इनके गांव से लगभग मेरा गांव यानी कि लगभग 2 किलोमीटर आसपास में मेरा भी गांव है, हम भी यहीं क्षेत्र से आते हैं। राजकुमार शुक्ल पश्चिम चंपारण जिले के मुरली भरवाहा गांव के निवासी थे। इन्होंने महात्मा गांधी से वर्ष 1916 में लखनऊ में मुलाकात कर चंपारण आने का अनुरोध किया। गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर जबरन नील की खेती करवाने के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया था। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? अगला क्वेश्चन है कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा आमंत्रण दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला तो पीर मोहम्मद मुनीस के द्वारा। किसके द्वारा? तो पीर मोहम्मद मुनीस के द्वारा यह पद्म छंद लिखा गया है। पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्मनामों से अपनी पुस्तक चंपारण की दुर्दशा लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है। इनकी अन्य प्रमुख पुस्तकें चंपारण में अत्याचार, चंपारण में महात्मा गांधी, हिंदू मुस्लिम एकता इत्यादि है। ये सब पुस्तक के नाम है और ये पुस्तक कौन है, इसके लेखक कौन है तो पीर मोहम्मद मुनीस हो जाएंगे। इस पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? चंपारण में अत्याचार, चंपारण में महात्मा गांधी और हिंदू मुस्लिम एकता। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था तो वहाबी आंदोलन का केंद्र था। वहाबी आंदोलन का केंद्र 1830 के दशक में कौन सा था तो पटना हो जाएगा। वहाबी आंदोलन मूलतः अरब से आरंभ हुआ था। यह कहाँ से आरंभ हुआ था तो अरब से। इसके आदि प्रवर्तक का नाम अब्दुल वहाब था, यानी कि सबसे पहले इसके प्रवर्तक नाम क्या हो जाएगा तो अब्दुल वहाब हो जाएगा। उन्हीं के नाम पर इसका नाम वहाबी आंदोलन पड़ा। आरंभ में यह सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन था। भारत में वहाबी आंदोलन के जन्मदाता और आदि प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सैयद अहमद थे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में वहाबी आंदोलन के जन्मदाता और आदि प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सैयद अहमद थे। यहाँ से डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में वहाबी आंदोलन के जन्मदाता कौन थे तो सैयद अहमद थे। 1830 के दशक में सैयद अहमद के पटना यात्रा के समय पटना वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था तो महादेव लाल सराफ के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? महादेव लाल सराफ के द्वारा किया गया था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ, दीप नारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, कैलाश बिहारी लाल आदि ने किया था। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर की निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है तो यह देव में है। कहाँ पे? देव में। बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देव में स्थित है। कहाँ पे स्थित है तो यह देव में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर स्थित एक तालाब जो सूर्य मंदिर के सामने है, से बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ की शुरुआत हुई थी। यानी कि यही तालाब से जो ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर स्थित एक तालाब है,
कहाँ पे, देव में, और वहीं से बिहार का जो प्रसिद्ध छठ पर्व है वहीं से शुरुआत हुई थी। यहाँ मंदिर वर्तमान, और यह मंदिर की बात किया जाए तो वर्तमान में, तो यह मंदिर वर्तमान मंदिर बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यानी कि सूर्य मंदिर वर्तमान में कहाँ पे स्थित है, तो औरंगाबाद जिले में है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि 86 नंबर 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था, तो मुंगेर जिला से नाकाम किया था। कहाँ से, मुंगेर जिला से नाकाम कर दिया था। वर्ष 1930 और 1932 के मध्य बरही कांग्रेस ने मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस से मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था, तो श्री कृष्ण सिन्हा के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। श्री कृष्ण सिंह जिन्हें श्री कृष्ण सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राज्य बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। भारतीय राज्य बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे। वर्ष 1937 के प्रथम कांग्रेस से मंत्रिसभा में बिहार के मुख्यमंत्री उस समय, यानी कि उस समय मुख्यमंत्री पद को प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। वर्ष 1946 में श्री कृष्ण सिंह पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बने और वर्ष 1961 तक के मृत्यु पर्यंत यानी कि 31 जनवरी 1961 तक इस पद पर बने रहे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। प्रथम मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था, तो 1928 में इसका गठन किया गया था। कब किया गया था, 1928 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर ज्ञान शाह के आदेश से वर्ष 1928 में मोतिहारी यानी कि इसे पूर्वी चंपारण भी कहा जाता है। मोतिहारी कहाँ पे, तो पूर्वी चंपारण में स्थित है। मोतिहारी में बिहार यूथ लीग की स्थापना की गई थी। बिहार यूथ लीग की स्थापना कहाँ की गई थी, तो मोतिहारी में की गई थी। और कब की गई थी, तो वर्ष 1928 में की गई थी। और किसके आदेश पर की गई थी, तो ज्ञान शाह के आदेश पर की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था, तो 1942 में महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र बलदेव सहाय ने दिया था। अगस्त 1940 तथा क्रिप्स मिशन 1942 की असफलताओं ने अंततः भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया। इस दौरान देश में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर 7 से 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक, कहाँ पे, तो ग्वालियर टैंक के मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक में वार्धा प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। किससे प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई, तो वार्धा प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू होते ही ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के सभी उच्च स्तरीय नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर, ये ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बनता है कि ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन से संबंधित है, तो भारत छोड़ो आंदोलन से यह ऑपरेशन संबंधित है। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के विरुद्ध में बिहार के महाधिवक्ता बलदेव सहाय ने वर्ष 1942 में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि 92 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था, तो इन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से अपना राजनीतिक सफर प्रारंभ किया था। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक जीवन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में शुरू किया और वर्ष 1969 में विधायक बने। कब विधायक बने थे, तो वर्ष 1969 ईस्वी में। इसके बाद वर्ष 1974 में वे लोक दल में शामिल होकर फिर चुने गए। वर्ष 1977 में वे हाजीपुर लोकसभा से रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीते। वर्ष 1983 में उन्होंने दलित सेना का गठन किया था। दलित सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो रामविलास पासवान के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1983 ईस्वी में किया गया था। वर्ष 1989 में जनता दल से हाजीपुर लोकसभा से पुनः रिकॉर्ड मतों से जीते थे। 8 अक्टूबर 2020 को उनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि बिहार के राजनीतिक के स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद
रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो यह 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। किस लोकसभा के लिए? तो 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। ये भी करंट का क्वेश्चन होगा क्योंकि रघुवंश प्रसाद सिंह यह उस समय चर्चा में रहे होंगे, इसलिए यह क्वेश्चन पूछा गया है। स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह वर्ष 1996 में पहली बार वैशाली से 11वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए और केंद्रीय पशुपालन तथा डेयरी उद्योग राज्य मंत्री बनाए गए। उन्होंने लगातार वर्ष 2009 तक वैशाली सीट से ही लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। वर्ष 2004 से 9 तक वह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के पद पर भी रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यह पुराना क्वेश्चन हो गया, यानी कि जब यह क्वेश्चन पूछा गया था तब यह करंट रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? तो श्री नीतीश कुमार। बिहार के राज्यपाल उस समय जब यह क्वेश्चन पूछा गया था तो अभी फागू चौहान थे बिहार के राज्यपाल। अभी वर्तमान में कौन है? आरिफ मोहम्मद खान अभी वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं। तो इससे क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं लोग। यह क्वेश्चन 2022 के हिसाब से पूछा गया, यानी कि 2022 में पूछा गया है। तो उस समय बिहार के राज्यपाल श्री फागू चौहान थे और वर्तमान में अभी ये भी चुने गए कि वर्तमान में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लिकर नहीं है, अभी वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान हैं। बिहार के मुख्य न्यायाधीश श्री संजय करोल उस समय 2022 में थे और वर्तमान में कौन है? तो विनोद चंद्रन है। ये भी कहीं चेंज हो गए होंगे। जब हम लोग बिहार करंट करेंगे लोग तो उसमें यह क्वेश्चन आएगा। ये है अभी वर्तमान में, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो श्री नीतीश कुमार अभी ये वर्तमान में बने हुए हैं। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी श्री HR श्रीनिवास हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक से सिगरेटों के बनाने एवं बिक्री खरीद पर हाल ही में पूरे राज्य में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? तो बिहार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों के बनाने एवं बिक्री खरीद पर पूरे राज्य में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। इस सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाले राज्य में पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, मिजोरम, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान भी शामिल है। ई सिगरेट एक ऐसा यंत्र है जो देखने में साधारण सिगरेट जैसा लगता है। इसमें एक बैटरी और एक कार्ट्रिज होती है। 96 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिसंबर 2017 ये भी करंट का क्वेश्चन है कि दिसंबर 2017 में सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सेफ सिटी सर्विलांस स्कीम प्रारंभ किया है? तो यह स्कीम बिहार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अब यह स्टैटिक्स बन गया है। जब यह क्वेश्चन पूछा गया था तो यह करंट रिलेटेड क्वेश्चन था। दिसंबर 2017 में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए बिहार सरकार ने सेफ सिटी सर्विलांस स्कीम प्रारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थानों को क्लोज सर्किट टेलीविजन यानी कि CCTV, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन CCTV का फुल फॉर्म भी पूछ देता है क्योंकि बिहार का जो एग्जाम होता है BPSC उसमें हर साल जब भी एग्जाम होते हैं तभी उसमें फुल फॉर्म दिए रहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए कि CCTV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्लोज सर्किट टेलीविजन CCTV का फुल फॉर्म होता है कैमरों की सख्त निगरानी में लाना और राज्य में समग्र अपराध नियंत्रण में सुधार करना, इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया। तो यह पटना में आयोजित किया गया था। कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो पटना में आयोजित किया गया था विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव। विश्व का पहला लिंग साहित्य महोत्सव जेंडर लिटरेचर फेस्टिवल अप्रैल 2017 में पटना में आयोजित किया गया। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य विचारों का आदान प्रदान करने और उन्हें बांटने, लिंग साहित्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध लोगों के अनुभव को जानने के लिए एक मंच प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने छठवें यानी कि 6वें राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ CPA के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेज़बानी की है? तो इसका मेज़बान बिहार था, यानी कि ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसको भी स्किप करेंगे लोग, ये याद करने वाला क्वेश्चन नहीं है। बिहार के 6वें राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ CPA के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेज़बानी की। इसका आयोजन 16 फरवरी 2018 को पटना बिहार में किया गया था। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी कि CPA राष्ट्रमंडल के सबसे पुराने स्थापित संगठनों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1911 में की गई थी। CPA, ये लाइन इंपॉर्टेंट है और ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि CPA की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1911 में की गई थी। और CPA का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो इसका आयोजन टोक्यो में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? टोक्यो में किया गया था। ओलंपिक खेलों का 32वां संस्करण 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो जापान में हुआ।
भारत ने इसमें 7 पदक जीता, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य के साथ पदक तालिका में 48वें स्थान पर रहा था। भारत का स्थान कितना रहा था? तो 48वां रहा था। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल वर्ष 2024 में पेरिस यानी कि फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। यह अभी संपन्न हो चुका है, अब इसके बाद 28वां होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय पैरा एथलीट कौन बना? तो सुंदर सिंह गुर्जर बने। कौन बने थे? तो सुंदर सिंह गुर्जर बने। सुंदर सिंह गुर्जर विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट बने। वह पैरा एथलेटिक्स के लिए अर्जुन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी हैं, यानी कि इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है सुंदर सिंह गुर्जर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग 101 के नंबर क्वेश्चन क्या करें कि प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई है। प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई है। सागरिका घोष के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक भी लिखी गई है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग 102 नंबर की कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक सुनीता नारायण के द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सुनीता नारायण के द्वारा लिखी गई है। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट पुस्तक सुनीता नारायण के द्वारा लिखी गई है। सुनीता नारायण एक पर्यावरणविद एवं राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। उन्हें वर्ष 2005 में भारत सरकार से पद्मश्री प्राप्त हुआ था। इन्हें पद्मश्री कब प्राप्त हुआ था? यानी कि सुनीता नारायण को तो 2005 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, यह अंतिम क्वेश्चन होगा। टाइम इज नाउ रूरल एंड अर्बन एक्टिविटीज से ट्रांसफॉर्मिंग वीमेंस लाइफ से निम्नलिखित में से किसका विषय था? तो यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2018 का विषय था। ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी काम का क्वेश्चन नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2018 का विषय क्या था? टाइम इज नाउ रूरल एंड अर्बन एक्टिविस्ट्स ट्रांसफॉर्मिंग वीमेंस लाइफ। जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय क्या था? तो डिजिट ऑल लैंगिक समानता के लिए आविष्कार एवं तकनीक, डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी इसका थीम था, यानी कि विषय था। इस प्रकार हम लोग का बिहार का जो इतिहास का पोर्शन था यह समाप्त होता है, यानी कि हम लोग ज्योग्राफी समाप्त कर चुके हैं लोग, और ये इतिहास से भी समाप्त हो चुका है। और इसके बाद 2 टॉपिक और हम लोग का बचेगा, जिसमें से अधिकतर इसमें क्या रहते हैं? तो करंट रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, जैसे जनसंख्या हो गया, नगरीकरण हो गया या विविध हो जाएगा। तो यह जनसंख्या एवं नगरीकरण टॉपिक बच जाएगा और ये एक टॉपिक हम लोग का विविध बच जाएगा। तो उससे दोनों टॉपिक को एक ही वीडियो में कंपाइल करके हम लोग ये अध्ययन कर लेंगे लोग। अभी वीडियो आने में लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि गर्मी कितना बढ़ गया है और फैन बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है। अगर अभी वर्तमान की बात किया जाए तो फैन चल रहा है तो भी ठंडक महसूस नहीं हो रही है गर्मी की वजह से, या राहत महसूस नहीं हो रही है। तो फ़ैन बंद करके वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो गया है गर्मी में, इसलिए थोड़ा वीडियो लाने में लेट हो गया है। उसके लिए आप लोगों को सॉरी। धीरे धीरे मौसम चेंज होगा या ठंडा मौसम आएगा तो वीडियो और कंटिन्यू किया जाएगा, यानी कि 2 दिन या 1 दिन में एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग ये 17वीं बीपीएससी का क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं हुआ है, तो हम लोग ये 17वीं बीपीएससी का अगला वीडियो में 17वीं बीपीएससी का दोनों क्वेश्चन को अध्ययन करेंगे लोग।